सुखपुर एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल गांव था, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। हरे भरे खेत, नीले आसमान और चारों ओर फैली हरियाली। गांव के लोग आपस में प्रेम और अपनापन से रहते थे। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। इसी शांत और सुकून भरे गांव में राजेश अपनी पत्नी रीता और 5 साल की प्यारी बेटी पिंकी के साथ रहता था। राजेश मेहनती किसान था। दिन रात खेतों में काम करता ताकि अपने परिवार का जीवन स्नेह और सादगी से चलता रहे। अरे ओ रीता, खाने की पोटली तैयार हुई कि नहीं? देर हो रही है, बैलों को भी खोलना है अभी। बस आ रही हूँ जी, जरा रोटी उतार रही थी। परवल की सब्जी बनाई है आपकी पसंद की। लीजिए जी, गरम गरम खाना रखा है। रास्ते में ठंडा हो जाएगा पर स्वाद बना रहेगा। अरे भाई, तुम्हारे हाथ की बनी परवल तो जैसे अमृत लगती है, बिना खाए मन नहीं भरता। आप भी ना, बस यूं ही तारीफ किए जाते हैं। कुछ मीठा भी रखा है। गुड़ की चक्की पिंकी के लिए भी बचा ली है। ठीक है, देखो रीता, आज देर हो जाएगी शायद, खेत की मेड़ ठीक करनी है। ठीक है जी, लेकिन धूप तेज है। बीच बीच में पानी पी लीजिएगा और थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। सारा दिन खटते हैं। हाँ, ध्यान रखूंगा। तुम भी खुद को ज्यादा मत थकाना। पिंकी का ख्याल रखना। जाइए जी, राधे राधे। भगवान आपका दिन शुभ करे। जल्दी लौट आइएगा, पिंकी आपका इंतजार करेगी। राधे राधे रीता, अब चलता हो। इतना कहकर राजेश खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसके 2 दोस्त शंकर और विक्रम मिल जाते हैं। अरे ओ राजेश, आज तो बड़े जल्दी उठ गए भाई। क्या बात है, सूरज निकले ना निकले तू खेत की राह पकड़ ली। अरे शंकर, जो किसान देर करे उसकी फसल भी देर से मुस्कुराती है। आज काम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए सोचा जल्दी निपटा लूं। काम बाद में करना भाई, पहले जरा मौसम देख लें। लग रहा है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही गिरने वाली है। खेत में टिकना मुश्किल होगा। अरे तुम दोनों को तो हर साल यही डर लगा रहता है। ठंड ठंड करते रहो पर काम का नाम नहीं लो। किसान अगर मौसम से डर गया तो फिर खेत कौन संभालेगा? हाँ भाई, तू तो बड़ा बहादुर किसान है। कल जब बर्फ जैसी हवा चलेगी तब देखेंगे तेरी ये बहादुरी कहाँ जाती है। हवा चले या तूफान, खेत तो अपना है और अपनी मिट्टी से डर कैसा। ठंड को भी आदत डालनी पड़ेगी राजेश से। ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा, पर जब ठंड सच में चढ़ेगी ना तब हमारी बात याद आएगी। तुम दोनों बस बातों में दिन निकालो, मैं चलता हूँ, खेत बुला रहा है। देर कर दी तो बैल भी नाराज हो जाएंगे। इतना बोलकर राजेश खेत की ओर निकल जाता है। राजेश अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी उसे ठंड से बचने और पैसे कमाने की एक तरकीब सूझती है। सब कहते हैं कि इस बार ठंड खूब गिरेगी, तो क्यों ना मैं अभी से ही लकड़ियां जमा करने लगूं। जब ठंड आएगी और सबके घरों की आग बुझने लगेगी, तब लोगों को लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और मैं ही उन्हें दूंगा। देखो भाई, काम भी मेरा, फायदा भी मेरा। खेत में दिन भर खटने से अच्छा है कि थोड़ा दिमाग लगाया जाए। अगर आज से शुरू कर दूं तो महीने भर में इतना इकट्ठा कर लूंगा कि गांव का हर घर मुझसे ही लकड़ी खरीदेगा। रीता भी खुश हो जाएगी। पिंकी के लिए कुछ नए कपड़े भी ले आऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मेहनत भी होगी और ठंड में परेशानी भी नहीं। अब वक्त है सोच को काम में बदलने का। चल राजेश, लग जा जुटाने में। इतना सोचकर राजेश अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। अरे जी, आप इतनी जल्दी लौट आए। बोले तो थे कि आज देर हो जाएगी। सब ठीक तो है ना? कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? अरे नहीं रे रीता, ऐसी कोई बात नहीं। बस सोच में एक बात आ गई। दिमाग में एक बढ़िया तरकीब सूझी, सो सीधा घर चला आया। तरकीब? कैसी तरकीब? सब काम छोड़कर घर चले आए। जरूर कुछ बड़ा सोच लिया होगा आपने।
देख रीता, सब कहते हैं इस बार ठंड बहुत पड़ेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही लकड़ियां इकट्ठा करने लगूं। जब ठंड बढ़ेगी तब सबके घर में आग जलाने की जरूरत पड़ेगी और तब मैं उन्हें लकड़ी बेचूंगा। सब मेरे पास आएंगे और मैं अच्छे पैसे कमा लूंगा। खेत का काम भी रहेगा और थोड़ा बहुत कारोबार भी हो जाएगा। अरे ये तो बड़ी समझदारी की बात सोच ली आपने जी। सच कहूं तो गांव में किसी को इतना आगे का ख्याल नहीं आता। अगर समय रहते लकड़ियां जमा कर ली तो ठंड के दिनों में आधा गांव आपका एहसान मानेगा। हाँ रे, यही तो सोच रहा था। अब शाम से ही जंगल की तरफ निकल जाऊंगा। धीरे धीरे इतनी लकड़ी इकट्ठा कर लूंगा कि सर्दी में घर भी गर्म रहेगा और जेब भी। भगवान करे आपकी ये सोच रंग लाए। मैं भी शाम को मदद कर दूंगी। पिंकी को सुलाकर लकड़ियां बांध दूंगी। फिर शाम के वक्त राजेश जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाता है। कुछ दूर चलते हैं, उसे एक जगह पर बहुत सारे सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वाह रे भगवान, आज तो किस्मत खुल गई। इतने सारे सूखे पेड़, और मैं सोचता था कि लकड़ियां जुटाने में हफ्तों लगेंगे। यहाँ तो आधा काम तो आज ही हो जाएगा। चल राजेश, अब देर न कर। जितनी जल्दी लकड़ियां काटेगा उतनी जल्दी घर में गर्मी आएगी और जेब में पैसे। इधर गांव में लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे सुमन, इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही जोर की पड़ रही है रे। सुबह सुबह अंगुलियां तक सुन्न हो जाती हैं। चूल्हा भी जैसे आग नहीं पकड़ता, सब लकड़ियां गीली पड़ी हैं। हाँ भौजी, सही कह रही हो। अब तो लगता है पिछले साल की सर्दी भी इसके आगे कुछ नहीं थी। ऊपर से बारिश के आसार भी दिख रहे हैं। अगर बरसात पड़ गई तो लकड़ी सुलगानी भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, और सुनो, राजेश रोज जंगल जाता है लकड़ी काटने। कहता है ठंड के दिनों में काम आएगी। बड़ा सयाना बन गया है वो भी। अरे भौजी, सयाना तो है ही, पर भगवान करे इस ठंड से कोई बीमार ना पड़े। खेतों में काम ठप पड़े हैं और घरों में चूल्हे तक मुश्किल से जल रहे हैं। लगता है इस बार ठंड का कहर कुछ ज्यादा ही होने वाला है। ही दूसरी तरफ राजेश रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काटकर अपने घर ले आता। एक सुबह जब राजेश जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, तब रास्ते में उसे फिर से शंकर और विक्रम मिल जाते हैं। अरे ओ राजेश, जरा ये तो बता, तू रोज रोज जंगल में लकड़ी काटने क्यों चला जाता है? अब तो तेरे घर के आंगन में ही लकड़ी के ढेर लग गए होंगे। कहीं कोई नया काम शुरू करने का सोच रहा है क्या, या फिर कोई राज छुपा रहा है हमसे? सही कहा शंकर, हमने तो कभी किसी को इतना मेहनती नहीं देखा। सुबह होते ही कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है, शाम को गट्ठर लादे लौटता है। अब तो पूरा जंगल तेरी कुल्हाड़ी की आवाज पहचान गया होगा। बोल ना भाई, क्या कर रहा है तू? इतनी लकड़ी आखिर काम कहाँ आएगी? अरे रे, तुम दोनों भी ना, कुछ बड़ा नहीं, बस रीता ने कहा था कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी तो सोचा थोड़ा ज्यादा जमा कर लूं। अपने घर का चूल्हा तो जलता रहे ना भाई। फिर गांव के कुछ बूढ़े लोग भी हैं जो ठंड में लकड़ी नहीं काट पाते, उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत साथ ले आता हूं। और फिर सच्ची बात तो ये है कि जंगल में रहकर मन को भी सुकून मिलता है। हवा ठंडी है, पेड़ों की खुशबू है, क्या मजा है। अब तुम लोग मत समझो कि राजेश कोई व्यापारी बन गया है, बस यूं समझ लो अपने मन और मौसम दोनों को खुश रखने का तरीका है मेरा। राजेश की बातें उन दोनों को अजीब लगी, लेकिन दोनों ने उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजेश रोज जंगल जाता और ढेर सारी लकड़ियां काटकर अपने घर ले आता। धीरे धीरे उसने अपने घर में लकड़ियों का भंडार जमा कर लिया था। अब गांव में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब राजेश अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा हुआ था, मात्र 10 रुपए में लकड़ियां ले जाओ। जब सभी गांव वाले राजेश के घर के बाहर वो बोर्ड लगा देखते हैं तो सभी को राजेश की चतुराई का पता चल जाता है कि वो क्यों हर रोज सूखी लकड़ियां काटने जंगल जाता था।
अरे देखो तो सही, कैसा चालाक निकला ये राजेश। पहले तो बड़ा सीधा साधा बनता था और अब देखो गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं तो लकड़ी बेचने का धंधा खोल लिया। शर्म भी नहीं आई इसे, अपने ही लोगों से पैसे ले रहा है। यही तो कह रहा हूं मैं। जब रोज जंगल जाता था तब हमने सोचा कि भला अपने घर की तैयारी कर रहा है, पर ये तो पूरा व्यापार जमा कर रहा था। अब 10 रुपए की लकड़ी में भी फायदा कमा रहा है। हम जैसे गरीबों की ठंड को अपने जेब का माल बना दिया इसने भाई। जिसे अपने पेट की पड़ी हो वो दूसरों की ठिठुरन क्या समझेगा। इतना लालच भी ठीक नहीं होता। सब गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं और ये राजेश तो जैसे गांव से ऊपर हो गया। कल तक साथ में बैठकर बातें करता था और आज पैसे लेकर लकड़ी देगा। हे भगवान, क्या जमाना आ गया। अरे अब बस, बहुत हुआ। वो राजेश क्या अकेला आदमी है जो जंगल जाकर लकड़ी लाता है? हम भी जाएंगे कल सुबह सुबह, काट लाएंगे ढेर सारी लकड़ियां। देखा जाएगा, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सही कहा रे रघुनाथ, जब वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं। जंगल किसी के बाप की जमीन थोड़े हैं। सब जाकर काट लाओ लकड़ी। सर्दी सबको लगती है तो मेहनत भी सबको करनी चाहिए। अब कोई राजेश का मुंह नहीं देखेगा। इस बात जब राजेश को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अगर गांव वाले भी अपनी अपनी लकड़ियां जंगल से काट लेंगे तो उसका व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। अरे रीता, सुनकर बड़ा तगड़ा झटका लगा। अगर सब लोग जंगल जाकर लकड़ियां काट लेंगे तो मेरी मेहनत का सारा फल बैठ जाएगा। ये जो छोटा सा धंधा लगा रखा है वही तो इस ठंड में हमारी कमी पूरी कर रहा था। अब क्या करूं? लोग गुस्से में हैं, कल सुबह ही निकलने का बोल रहे हैं। फिर तो एक ही दुआ करेंगे, काश बारिश हो जाए। अगर अच्छे से बरसात पड़ गई तो लोग जंगल जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। रास्ते की भीचड़ और मिट्टी गीली हो जाएगी, लकड़ियां भी गीली हो जाएंगी और तुम्हारा काम बना रहेगा। कुछ ही देर में रात हो जाती है और वह दोनों सो जाते हैं। रात को आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरों की हवा के साथ बारिश होने लगती है। बारिश होने के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रात भर इतनी ज्यादा बारिश हो जाने के बाद अब जंगल के सारे पेड़ गीले हो जाते हैं, जिससे कि एक भी सूखी लकड़ियां नहीं बचती। सुबह होते होते बारिश बंद हो जाती है। जब रीता और राजेश ये सब देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे देखो जी, भगवान ने हमारी सुन ली। कैसी जोरदार बारिश हुई है रात भर। जरा देखिए, सब लकड़ियां तो भीग गई होंगी। अब कौन जाएगा जंगल लकड़ी काटने? गांव वाले कल जितना जोश दिखा रहे थे ना, आज सब घरों में रजाई ओढ़े बैठे होंगे। मैंने ही तो कहा था ना, काश बारिश हो जाए। लो, हो गई। अब देख रीता, ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दे दिया। बारिश ने तो जैसे मेरे लिए ही काम कर दिया। अब सारे गांव वाले मेरे ही दरवाजे पर आएंगे लकड़ी लेने। कोई भी जंगल नहीं जा सकेगा। अब सोच तो जरा, जब मांग बढ़ेगी तो दाम भी तो बढ़ेंगे ना। अब 10 रुपए की लकड़ी में क्या रखा है? इतनी मेहनत की है, ठंड झेली है, दिन रात जंगलों में घूमता रहा हूँ, अब थोड़ा फायदा तो बनता ही है। मैं कहता हूँ आज से लकड़ी 20 रुपए की होगी। जिसे चाहिए ले जाए, जिसे महंगी लगे ठंड में ठिठुरे। अब राजेश किसी का मोहताज नहीं, सबको मेरी जरूरत है। जी, मेहनत तो आपने बहुत की है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर भगवान ने मदद की तो उसमें उसका भी हिस्सा है। जरूरत से ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। गांव वाले सब अपने ही हैं। अगर दाम बढ़ा दोगे तो लोग मन में रंज रख लेंगे। पैसे कमाना बुरा नहीं, पर दुआ भी तो साथ चाहिए। मैं तो बस यही कहूंगी, जैसे भगवान ने वक्त बदला वैसे ही कभी पलट भी सकता है। अरे बस कर रीता, तू हमेशा डर की बातें करती है। गांव वाले जब मुझे बेवकूफ बना रहे थे तब किसी ने हमारा साथ दिया था क्या? अब जब वक्त मेरा है तो मैं क्यों पीछे हटूं? जो मेहनत मैंने की है उसका फल भी तो मैं ही खाऊं। 10 रुपए बहुत कम है, अब 20 रुपए दूंगा और जो चाहे वो ले जाए। ठंड है, सबको आग चाहिए और आग अब सिर्फ मेरे पास है। तू देखना, आज पूरा गांव मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अब वक्त है राजेश का, किसी की दुआ या बद्दुआ से कुछ नहीं होगा।
ठंड है, सबको आग चाहिए और आग अब सिर्फ मेरे पास है। तू देखना, आज पूरा गांव मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अब वक्त है राजेश का, किसी की दुआ या बद्दुआ से कुछ नहीं होगा। अपने पति की ये बात सुनकर रीता को बहुत दुख होता है और राजेश अपने घर के बाहर लगा हुआ बोर्ड बदल देता है और उसमें लकड़ियों का दाम 10 रुपए से 20 रुपए कर देता है। ये सब देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। अरे सुनीता, देख उस राजेश को, कल तक कितना सीधा साधा था, अब देख कैसी अकड़ में आ गया है। लकड़ी 10 से 20 रुपए की कर दी। हम जैसी गरीब औरतें अब क्या करें? ठंड से बच्चे कांप रहे हैं और उसे बस पैसे की पड़ी है। हरी, अब तो भगवान ही बचाए। सुना है रात भर लकड़ियां भी भीग गई हैं जंगल में। अब कोई काट नहीं सकता, सबको मजबूर होना पड़ेगा उसी राजेश से लेने। लेकिन याद रखना, ऐसी कमाई कभी टिकती नहीं। जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढे, उसके घर की आग खुद बुझ जाती है। सही बोल रही हैं दोनों। देखो कैसे गर्व में अंधा हो गया है वो। हमने समझाया था कि जरूरत से ज्यादा लालच मत कर, पर नहीं, अब देखना ऊपर वाला कैसे हिसाब बराबर करेगा। जो आग वो बेच रहा है ना, वही किसी दिन उसके अपने घर को जला देगी। सच में अब तो गांव के लोग बस मन ही मन कोस रहे हैं उसे। पर ठंड इतनी बढ़ गई है कि कोई बोल भी नहीं सकता। मजबूरी आदमी को कितना छोटा कर देती है। फिर सभी गांव वाले मायूस और लाचार होकर बची खुची लकड़ी से ही आग तापते हैं। राजेश का लकड़ियों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सारे गांव वाले उसी से ही लकड़ी खरीद रहे थे, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो रही थी। राजेश के पास धन के साथ साथ घमंड भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन की बात है। बेटा राजेश, जरा कुछ सूखी लकड़ी दे दे। रात भर से आग ठंडी पड़ गई है, ठंड से हड्डियां जम रही हैं। अम्मा, लकड़ी कोई मुफ्त की चीज नहीं होती, ये बेचने के लिए है, दान बांटने के लिए नहीं। पैसे तो इस वक्त नहीं है मेरे पास, पर कल चौपाल से जो अनाज मिलेगा तब तेरा उधार चुका दूंगी। बस आज की रात गुजर जाए किसी तरह। उधार में तो लोग भगवान को भी भूल जाते हैं। तू तो बूढ़ी और गरीब है, कहाँ से चुकाएगी? बेटा, सर्दी किसी की जात नहीं देखती। अगर तेरे घर में आग जल रही है तो समझ ले किसी की सांसें बच सकती हैं। भगवान तुझे और देगा अगर तू एक बूढ़ी की मदद कर देगा। मेरे पास समय नहीं है तेरे रोने धोने का। जा, जहाँ से आई है वहीं लौट जा। बहुत ठंड लग रही है तो कोई और रास्ता देख ले, लेकिन लकड़ी यहाँ से बिना पैसे के नहीं मिलेगी। लाख मांगने पर भी राजेश ने बूढ़ी अम्मा को एक सूखी लकड़ी तक नहीं दी। बूढ़ी औरत निराश होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। अब राजेश का घमंड काफी बढ़ चुका था, पर उसे पता नहीं था कि अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है। एक दिन राजेश को अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था। तभी वह सख्त भाव से रीता से कहता है, सुन रीता, मैं आज कसौली शहर जा रहा हूँ, कुछ बड़े सौदे करने हैं। जब तक मैं लौटूं किसी को भी लकड़ी मत देना, चाहे वो बूढ़ी अम्मा ही क्यों ना हो। अब ये दान पुण्य का नहीं, व्यापार का वक्त है। जिसने दाम दिए वही लकड़ी ले जाएगा। राजेश जी, मैं जानती हूँ कि आपने मेहनत से ये सब कमाया है, पर दूसरों की तकलीफ देखकर पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। वो बूढ़ी अम्मा ठंड से कांप रही थी, तन पर ओढ़ने को चादर तक नहीं थी। जरा सी लकड़ी दे देते तो आपका कुछ नहीं जाता, उल्टे पुण्य ही मिलता। ईश्वर सब देखता है, और जो दूसरों के दुख पर मुस्कुराता है उसका सुख भी कभी टिकता नहीं। अरे तू कुछ नहीं समझती रीता, ये दया वया की बातें अब छोड़ दे। मैं अब गरीब राजेश नहीं रहा। आज लोग मुझसे लकड़ी खरीदने को तरसते हैं। जिस दिन मैं शहर में पैर रखूंगा मेरा नाम चारों ओर होगा। नाम तो होगा राजेश जी, पर भगवान करे वो नाम भलाई से हो,
अभिमान से नहीं। याद रखिए, धन से घर बनता है, पर दया से संसार टिकता है। अगर आपके दिल की गर्मी ठंडी हो गई तो ये लकड़ियों की गर्मी भी किसी काम की नहीं रहेगी। रीता सहम जाती है और आगे कुछ नहीं बोलती। वो मन ही मन यह समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक आ चुकी है। राजेश अपने काम के सिलसिले में घर से निकल जाता है। अब घर में सिर्फ उसकी पत्नी रीता और 5 साल की बेटी पिंकी ही थी। रीता घर के बाहर बैठकर बाकी औरतों के साथ आग ताप रही थी और पिंकी घर के अंदर खेल रही थी। पिंकी को ठंड लग रही थी और पिंकी अभी बहुत नादान थी। उफ, कितनी ठंड है आज। मम्मी तो बाहर बैठी हैं। पिंकी को तो बहुत ठंड लग रही है। मम्मी यही लकड़ियां जलाती है ना आग के लिए। अगर मैं थोड़ी सी आग लगा दूं तो गर्म हो जाएगा। बस एक ही तीली जलाऊंगी, फिर जल्दी से बुझा दूंगी। मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। पिंकी को नहीं पता था कि एक लकड़ी में आग लगने से सारी लकड़ियों में आग लग जाएगी। उसने एक लकड़ी में आग लगा दी। लकड़ियां सूखी थीं, इसलिए देखते ही देखते सभी लकड़ियों में आग लग जाती है। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल जाती है। उनका पूरा घर जलने लगता है। आग आग बचाओ, पिंकी पिंकी, कोई है? मेरी बेटी अंदर है, बचाओ उसे, कोई तो मदद करो प्लीज। रीता बाहर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखती रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। कोई भी गांव वाला आगे बढ़कर राजेश की बेटी को बचाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि राजेश ने थोड़े से पैसे के लिए सब पर अत्याचार किया था। देखो, राजेश का घर जल रहा है। जो दूसरों की आग बुझाता नहीं, उसके घर में आग लगना तो तय था। ये तो वही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। थोड़ी देर में घर जलकर राख हो जाता है और राजेश की बेटी पिंकी उसी में जलकर मर जाती है। जब राजेश वापस लौटकर आता है तो वह अपने जले हुए घर को देखकर स्तब्ध रह जाता है। ये क्या हो गया? रीता, रीता, पिंकी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? वो अंदर थी। अंदर लकड़ी में आग लग गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। कोई भी आगे नहीं आया। सब देखते रहे। मेरी पिंकी, मेरी बच्ची। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पिंकी, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। मैंने क्या किया? मैंने क्या कर दिया? मेरे लालच ने, मेरे अहंकार ने मैंने अपनी बेटी खो दी। मेरे हाथों से मेरी बच्ची चली गई। मैंने कहा था ना, जो दूसरों की आग बुझाता नहीं, उसके घर में आग लग जाती है। भगवान सब देखता है। राजेश भी रोने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका लालच, उसका अहंकार, सब कुछ उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ले गया। जो आग उसने पैसों के लिए बेची थी, वही आग उसके घर को, उसकी खुशियों को जलाकर राख कर गई। गांव वाले चुपचाप खड़े देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये नियति का न्याय था। राजेश के घमंड का अंत हो गया था और उसके साथ उसकी पूरी दुनिया भी। लालच और अहंकार इंसान को अंधा बना देते हैं। जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता है, किस्मत एक दिन उससे भी उसकी खुशियां छीन लेती है। धन कमाना बुरा नहीं, लेकिन मानवता को खोकर कमाया गया धन कभी सुख नहीं दे सकता। कुछ रातें बस अंधेरी नहीं होती, उनमें छुपी होती हैं बेनाम कहानियां, जिन्हें सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। स्वागत है आपका वीरा राख में। बांधनपुर एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, टूटी हुई दीवारें और चेहरों पर थकान। शाम का सूरज ढल रहा था, लेकिन बब्बन के दिमाग में अंधेरा कब का घुस चुका था।
बब्बन खेत के किनारे बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी आंखें सामने जमीन पर नहीं बल्कि सपनों के कोने पर टिकी हुई थी। गांव के कुछ बुजुर्ग पास ही बैठकर बात कर रहे थे। पुराने जमाने में यहां कोई राजा रहता था। लुटेरों से बचाने के लिए उसने अपना सारा धन जमीन में दबा लिया, पर वो धन आज तक किसी को नहीं मिला। एक बुजुर्ग ने धीरे से बोला, कहते हैं उस धन की रक्षा धन पिशाच नहीं करती है। ये शब्द जैसे बब्बन के कान में चुभ गए। उसने बीड़ी को पैर से मसल दिया। उसका गला सूख गया। धन धन पिशाचिनी रक्षा। उस रात बब्बन सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता उसे सोने के सिक्के गिरते हुए सुनाई देते। छिन छिन छिन, और उन सिक्कों के बीच एक औरत की हंसी। अगली सुबह बब्बन बिना किसी को बताए जंगल की तरफ निकल गया। जंगल गहरा होता जा रहा था। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच फंसकर टूट रही थी। दूर से ही कालनाथ की झोपड़ी दिख गई। उसके बाहर जानवरों की हड्डी, सूखे खून के दाग और लटकती हुई खोपड़ियां। बब्बन के पैर एक पल को रुक गए। दिल ने कहा वापस चलो, पर लालच ने पैर आगे बढ़ा दिए। अंदर हवा भरी हुई थी, धूप, घी और किसी पुरानी बदबू से। कालनाथ आग के पास बैठा था। उसकी आंखें बंद, पर आवाज सीधा बब्बन के सीने में लगी। बोल, किस भूख ने तुझे यहां लाया? गांव में खजाना है, मुझे चाहिए। कालनाथ ने आंखें खोली। उन आंखों में इंसानियत का कोई निशान नहीं था। वो कुछ पल छुप रहा, फिर जमीन पर कुछ रेखाएं बनाई और धीरे से बोला, खजाना है, पर वो जिंदा चीज नहीं। उसका मालिक कोई और है। जो भी चाहिए दे दूंगा। कालनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तब सुन, मुझे चाहिए एक शुद्ध लड़की और 3 बली गर्भवती मुर्गी, बकरी और गाय। बब्बन का चेहरा पीला पड़ गया। कालनाथ ने सीधा आंखों में देखकर कहा, अगर एक भी चीज कम हुई तो जो निकलेगा वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बब्बन ने बस एक शब्द बोला, मंजूर। रात थी, दिया हल्की रोशनी दे रहा था। बब्बन चुपचाप बैठा था। उसकी बीवी उसके चेहरे को देखकर समझ गई कुछ बहुत गलत है। बोलो, क्या हुआ? बब्बन ने धीरे धीरे सब बता दिया। खजाना, तांत्रिक, बलि, जैसे जैसे बात आगे बढ़ी उसकी बीवी का चेहरा सफेद होता गया। पर लड़की, ऐसी लड़की कहां से लाएंगे? बब्बन ने आंख ऊपर उठाई। मुन्नी बीवी जैसे पत्थर हो गई। पागल हो गए हो? वो मेरी छोटी बहन है। कल ही उसका पहला मतलब, वो तो बच्ची है। बब्बन की आवाज सख्त हो गई। बच्ची नहीं है, अब किस्मत ने मौका दिया है। बीवी रो पड़ी। ये पाप है बब्बन, भगवान माफ नहीं करेगा। बब्बन जमीन पर मुक्का मारकर बोला, भगवान ने आज तक क्या दिया हमें? गरीबी, हुक, बेइज्जती। कमरे के बाहर अंधेरा घना हो गया। हवा दरवाजे से सीटी मारकर गुजरी। बीवी ने आंखें बंद कर ली। उसकी खामोशी उसकी हां थी, और उसी रात घर के बाहर कहीं दूर किसी औरत की हल्की सी हंसी गूंज उठी। पूर्णिमा अब सिर्फ 3 दिन दूर थी, लेकिन बांधनपुर गांव पर जैसे पहले ही कोई बोझ आ गया हो। बब्बन सुबह बाजार गया और गर्भवती मुर्गी खरीद लाया। मुर्गी उसके हाथ में फड़फड़ा रही थी, पर बब्बन का मन अजीब सी शांति महसूस कर रहा था, जैसे हर धड़क उसे अपने खजाने के और करीब ले जा रही हो। अगला दिन गर्भवती बकरी के साथ आया। बकरी घर के कोने में बैठी रही। उसकी आंखें बार बार बब्बन पर टिक जाती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रात को मुन्नी ने अपनी दीदी से पूछा, दीदी, ये बकरी इतनी परेशान क्यों लग रही है? बब्बन की बीवी के पास कोई जवाब नहीं था। तीसरे दिन गर्भवती गाय घर आई। गाय ने दहलीज पर रुककर ऐसी नजर डाली जैसे उसे पता हो कि यहां कुछ गलत होने वाला है। उस रात मुन्नी को बुखार आ गया। दिया बार बार बुझ जाता था। बीवी ने हिम्मत करके बब्बन से कहा, अभी भी रुक जाओ, सब ठीक नहीं लग रहा। बब्बन ने सिर्फ इतना कहा। देर हो चुकी है। आसमान पर आधा चांद चमक रहा था। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। बब्बन आगे चल रहा था, हाथ में टॉर्च और दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर, जमीन के नीचे दबा हुआ सोना। मुन्नी चुपचाप पीछे चल रही थी। उसके कदम भारी थे, जैसे जंगल उसे हर कदम पर रोक रहा हो। बीवी बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। उसे लग रहा था जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो, पर हर बार सिर्फ पेड़ और झाड़ियां ही दिखती रही। मुन्नी ने धीरे से कहा, दीदी, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। दीदी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ता पतला होता गया। पेड़ और पास आते गए और हवा और ज्यादा ठंडी महसूस होने लगी।
थोड़ी दूर चलने के बाद कालनाथ का अड्डा दिखने लगा। जंगल के बीच एक अंधेरा सा घेरा, जहां रोशनी भी अजीब लग रही थी। कालनाथ का अड्डा जंगल के बिल्कुल बीच था। जमीन का रंग बाकी जंगल से काफी गहरा और स्याह था। चारों तरफ लाल और काली रेखाएं बनी हुई थी। नींबू लटके हुए थे। त्रिशूल जमीन में गाढ़े गए थे। बीच में एक गोल चक्र बना हुआ था। कालनाथ पहले से वहां बैठा था, जैसे वो उनका इंतजार ही कर रहा हो। उसने सिर्फ इतना कहा, लड़की को बीच में बैठाओ। बीवी के हाथ कांप रहे थे। जब उसने मुन्नी को आगे बढ़ाया, मुन्नी ने आंखों में आंसू लिए कहा, दीदी घर चलते हैं। बीवी कुछ नहीं बोल पाई। उसने मुन्नी को चक्र के बीच बैठा दिया। कालनाथ ने पूजा शुरू की। उसने कुमकुम उछाला, नींबू काटे और गहरी आवाज में मंत्र बोलने लगा। मुन्नी का शरीर धीरे धीरे तनने लगा। उसकी सांस तेज हो गई और फिर वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। बेहोश बीवी चीखने ही वाली थी कि जब कालनाथ ने उसे रोक दिया। अब जो शुरू हो चुका है उसे बीच में नहीं रोका जा सकता। कुछ पल बाद मुन्नी का शरीर खुद उठ बैठा। उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। आंखें आधी खुली थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। मुझे क्यों बुलाया गया? कहा